अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमने दो वेज में ड्राइव करना सीखना है। पहली टेक्निक है बाय फार्मूला, और बेटा जो दूसरी टेक्निक है वो है ग्राफिकल मेथड। तो आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को सीखेंगे बाय फार्मूला हमने कैसे ड्राइव करना है। सबसे पहले हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की कुछ लिमिटेशंस को देख लें। बेटा पहली लिमिटेशन आपने ये याद रखनी है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होती हैं फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब हम इनको लगाने जा रहे हैं लीनियर मोशन के लिए। अगर इनको सर्कुलर मोशन के लिए यूज करना चाहें तो इनके अंदर मॉडिफिकेशंस करना पड़ती हैं, ये याद रखना है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट वन, एक्सलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म। तो ये वैलिड होती हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। और ये दो लिमिटेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की, स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए और यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, तो तब आप इनको अप्लाई कर सकते हो। अब हम डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटा आपने कुछ चीजें याद रखनी है इक्वेशंस ऑफ मोशन के हवाले से। टाइम का सिंबल हम यूज करेंगे टी। एक्सेलरेशन के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे ए। वेलोसिटी के लिए मैं यूज करूंगा पी का सिंबल। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इसको डिस्प्लेसमेंट कह लो या डिस्टेंस कह लो। हमारी बुक ये दोनों ही नहीं कहती, हमारी बुक इसको स्टार्टिंग पैराग्राफ में पोजीशन कहती। उसके लिए हम यूज करेंगे एस। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको प्रोसीड करने से पहले पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किन किन चीजों का रिलेशन है। बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट करती है वेलोसिटी को, टाइम को और एक्सेलरेशन। एक्चुअली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इसमें डिस्टेंस नहीं होता। तो अगर आपसे कहेगा कि एक ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करो जो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन है, इस चीज का मतलब होगा हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। इसमें तीन चीजें आएंगी, वेलोसिटी आएगा, टाइम आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो डेफिनेशन अगर वो पूछे व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप ये लिखोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम एंड एक्सेलरेशन। हाउ टू ड्राइव बाय फॉर्मूला। अगर हम इसको बाय फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं तो हम कैसे इसको ड्राइव कर सकते हैं। बेटा आपने सिंपल सी बात लिखनी है। आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब पहला क्वेश्चन आएगा कि सर आप क्यों कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को याद करें। उसके लिए चीजों को समझने थोड़ा सा मैं साइड पे लिख रहा हूँ, और ये जितनी भी मैं बातें साइड पे लिख रहा हूँ बेटा ये कॉमन में आएंगी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए। पहली बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ बेटा, हम कुछ चीजें सपोज कर रहे हैं। क्या सपोज कर रहे हैं? मैं सपोज करता हूं एक ऑब्जेक्ट है, और बेटा वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन
with initial velocity v, और इसके नीचे फुट में लिख देना है i, इनिशियल वेलोसिटी। फिर आप दूसरी बात लिखोगे, आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम t गुजरता है तो its velocity becomes vf, उसका वेलोसिटी चेंज होगी इनिशियल से फाइनल, बट कैसे यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो आखिरी बात आप लिखोगे सच दैट, उसकी वेलोसिटी तो vf हो गई, इट्स एक्सेलरेशन remains यूनिफॉर्म, उसका एक्सेलरेशन क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम देखें तो बेटा हमने ये पढ़ा था, एक्सेलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ए आएगा, चेंज इन वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम क्या है, ठीक है बेटा। इस टी को उधर जाके आप मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा ए टी इक्वल्स वी एफ माइनस वी आई। मैं रिपीट कर देता हूँ, सिंपली इस टी को उधर जाके हमने क्या किया, ए से मल्टी, ए टी इक्वल आ गया वी एफ माइनस वी आई। अब आप इस वी आई को उठा के इस तरफ ले, इधर माइनस हो रहा है, जब इक्वेशन किस तरफ आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, हमारे पास फाइनल फॉर्म हमें दे जाएगा वो वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने सपोज किया था एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक साथ मूव कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और टाइम टी के बाद उसका वेलोसिटी वी एफ हो जाता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। इस टी को उधर जाके मल्टीप्लाई किया तो ए टी आ गया विच इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब इस वी आई को इधर ले आए तो ए टी प्लस वी आई बन गया। हमने फाइनल फॉर्म लिखी वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। ये आपके पास बाय फॉर्मूला अगर ड्राइव करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम इस तरह से करेंगे। अब जरा मैं आपको बुक का सिनेरियो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको बुक से भी ये क्लैरिटी हो जाए, बुक किस तरह से लेके चलती है। देखें ऊपर उसने शुरू में वही बातें की, वो कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in terms of three kinematic variables, velocity, position and time। मैंने चौथा आपको ऐड करवाया एक्सेलरेशन। अब उसने एक्सेलरेशन का वर्ड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म रहना है, दैट इज वाई वो ए को ऐड नहीं कर रहा। वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम, वेलोसिटी वी, पोजीशन एस, टाइम टी। इस पोजीशन को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देयर आर थ्री वेज टू पेयर दिस वेरिएबल। वो कहते हैं इन वेरिएबल को तीन वे में पेयर कर सकते हो। पहला आप कर सकते हो वेलोसिटी पोजीशन, इसी तरह वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम। अब देखें जरा, वो भी यही कहता है वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी पोजीशन। इन दिस ऑर्डर दे आर कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट के अंदर देखो तो वेलोसिटी टाइम है, v और t का लिंक है। सेकंड में हम देखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, पोजीशन और टाइम का, s और t का लिंक आएगा। और थर्ड में देखूंगा तो वेलोसिटी और s का लिंक आ जाएगा। उसके बाद ये उसकी लिमिटेशन उसने बताई थी। दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन ओनली बी अप्लाइड टू दोज ऑब्जेक्ट व्हिच आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये इसकी लिमिटेशन है, यहाँ पे आपकी हेडिंग आएगी लिमिटेशन। देन आएगा डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब उसमें वो क्या बात करता है, वो कहता है सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन along a straight line with an initial velocity vi, let its velocity changes from initial velocity vi to a final velocity vf in the time interval t।
टाइम टी के बाद उसका वेलोसिटी वी एफ हो जाता है, देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज गिवन एज ए इक्वल वी एफ माइनस वी आई बाई टी। इसको उधर ले गया तो उसके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अच्छा, अबव इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इट कोरिलेट्स द फाइनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल टी व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहली इक्वेशन क्लियर है आप सबको? अब हम जाते हैं सर सेकंड। इसकी जी बेटा। सर इसकी लिमिटेशन कहाँ से है? बेटा ये वाली लाइंस, दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये तीनों की लिमिटेशन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, यस लीनियर सर। मोशन होनी चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये लिमिटेशन है इनकी। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती ना, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाता है, बेटा आप ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब बायोग्राफिकल मीन्स हम कल देखेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की आते हैं। पहले ये वाली हेडिंग आपके पास आएगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की एक्सप्लेनेशन क्या आएगी। अब पिछली ही है सारी एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक वर्ड उसने ऐड किया। वो क्या ऐड किया देखें, वो कहते हैं सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए along a straight line with initial velocity vi which becomes vf after time interval t। हमने यही बात की थी। अगली चीज उसने ऐड कर दी, लेट इट कवर्स अ डिस्टेंस s इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग टाइम t। वो डिस्टेंस s भी ट्रेवल करती है, ये चीज आपने ऐड कर ली है कि वो इसी टाइम t के अंदर कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रेवल करेगी। उस डिस्टेंस को आपने क्या कह दिया, देन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब उसने ये वर्ड लिखा था, पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन एक्चुअली। अब यहाँ से ऑनवर्ड हमने चलना है, वो हम कैसे चलते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे वेलोसिटी का या स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा और उससे हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ, देखें जरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एवरेज वेलोसिटी का, थोड़ा सा मैं बुक से चेंज करने जा रहा हूँ। एवरेज, और बेटा ये एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम ड्यूरेशन। आप इसको चाहें तो डिस्प्लेसमेंट भी। अब रीजन क्या है कि मैं वेलोसिटी भी कह रहा हूं, मैं इसको एवरेज स्पीड भी कह सकता हूँ, इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हालांकि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी मुख्तलिफ चीजें हैं, वो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। डायरेक्शन एक ही रहता है, लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा ना, दैट इज वाई वेक्टर्स को एज अ स्केलर मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने। एवरेज वेलोसिटी होती है ये वी एवरेज, इसको मीन वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ये है टोटल डिस्टेंस है मेरे पास एस, और टाइम कितना है टी, ये चीजें हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। अब यहां से क्वेश्चन इज दैट इस एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करें। मैं इसके लिए आपको पहले एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं बेटा कहता हूँ मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर है 5 और दूसरा है 7, इनका एवरेज निकालो। आप कहोगे सर कोई मुश्किल नहीं है, हम 5 में 7 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा ना। यहाँ पे मैंने निकालनी है क्या, एवरेज वेलोसिटी। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है एवरेज वेलोसिटी निकालना, हम निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। कैसे भला, मुझे पता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये था, फाइनल वेलोसिटी ये था, इन दोनों को मैं अगर ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी नहीं आ जाएगी। तो इस चीज का मतलब ये वाली चीज तो कोई मुश्किल नहीं है, वी एवरेज निकालना, ये तो मेरे पास इस तरह से फाइंड हो सकती है। तो इस वैल्यू को इधर पुट कर दें, आप कहेंगे सर वी आई प्लस वी एफ ओवर 2, एक्चुअली ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू एस ओवर टी। क्लियर हो गया। अब आपने करना क्या है, अब आप इस टी को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ और मल्टीप्लाई कर, क्या बनेगा, थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं इसको। ये बनेगा एस इक्वल्स
वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2, और ये टी उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब जरा यहाँ पे एक छोटा सा चेंज हम करते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ इक्वेशन को जो हमने लास्ट पेज पे लिखी, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टी। हमने एक इक्वेशन पढ़ी, फर्स्ट इक्वेशन, वो हमें कहती थी वी एफ तो इक्वल होता है वी आई प्लस ए टी के, फर्स्ट में पढ़ा। उस फर्स्ट इक्वेशन से मैं इधर वी एफ की जगह अगर यही वाली वैल्यू पुट कर दूं, एस किस चीज के इक्वल आ जाएगा, वी आई प्लस, अब मैं जानबूझ के कलर चेंज करने लगा हूं ताकि आपको क्लियर हो कि मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है। वी एफ की वैल्यू हमने पुट की वो है वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब जरा इनको सॉल्व करते हैं। वी आई प्लस वी आई होता है 2 वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 वी आई डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2, और ये टी साथ में वैसे ही मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब देखें जरा, कुछ कैंसल आउट हो सकता है, इस 2 को इस 2 से उड़ा दें तो बाकी मेरे पास नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा एस इक्वल्स वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब ये टी दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, ये इस वी आई से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी, तो मल्टीप्लाई कर दो, एस किस चीज के इक्वल आ जाएगा, जब वी आई से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा वी आई टी प्लस, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए टी का स्केयर, टी इंटू टी टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2। इसको अगले स्टेप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2, बाहर लिख लें, और ए टी स्केयर को, ये हमारे पास बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर। टेक्निक क्या लगाई थी हमने, सिंपली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, एवरेज स्पीड होती है एस ओवर टी, टोटल डिस्टेंस एस, टोटल टाइम टी। एवरेज की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास दोनों स्पीड्स थी, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 वो पुट की, और टी को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन के रेफरेंस से वी एफ की वैल्यू पुट की विच वाज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। उसके बाद इन दोनों को ऐड किया, वी आई प्लस वी आई 2 वी आई, ए टी वैसे रह गया डिवाइडेड बाई 2, अलग अलग करके 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाई टी साथ आता जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल तो बन गया वी आई प्लस ए टी बाई 2। अब टी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर आ गया वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर। बेटा दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी क्लियर होगा आई होप। यस सर। थर्ड भी कर लें फिर, यस सर, करवा दें। चलें। थर्ड भी बेटा सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है थर्ड के अंदर जाके हम करने क्या लगे। ये है थर्ड इक्वेशन, अगेन एक्सप्लेनेशन देखिएगा वही वाली सेकंड वाली। वो कहता है कंसीडर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई और फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है टाइम टी में, डिस्प्लेसमेंट उसने एस कवर किया। उसके बाद अगेन वही वाला फार्मूला जो हमने लास्ट फार्मूला लगाया, एवरेज स्पीड वाला, तो यहाँ पे भी हम उसी फार्मूले को ही यूज करने जा रहे हैं। ठीक होगी बात, तो यहाँ पे देखते हैं जरा उसमें और इसके अंदर फर्क क्या आता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सर। जी बेटे सर हमें बोलिए। ये कैसे पता चलेगा कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने फर्स्ट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करनी है और थर्ड में बेटा डिस्प्लेसमेंट।
स्टार्टिंग आपको आर्टिकल का पॉइंट मैं दिखा देता हूँ दोबारा। इस चीज को रीड करें जरा, ये वाला पॉइंट। उसने क्या कहा था, हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम, और इनको कोरिलेट करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं। तो क्या क्या पेयर बन सकता है, वेलोसिटी का टाइम के साथ बन सकता था, ऐसा ही है। पोजीशन का टाइम के साथ बन सकता है, और वेलोसिटी का, तो अगर मैं वेलोसिटी का टाइम के साथ पेयर निकालता हूं तो इसको हम बाय कन्वेंशन कहते हैं इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं पोजीशन का टाइम के साथ निकालता हूं तो कन्वेंशन ये कहती है कि इसको अपने सेकंड इक्वेशन कहते हैं। और जब आप निकालते हो थर्ड वन, वेलोसिटी का पोजीशन के साथ पेयर, इसको आपने कहना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर होगी अब बात? यस सर। सेम वही वाला मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, एवरेज वाला। दैट वाज डिस्टेंस ओवर टाइम। एवरेज की वैल्यू थी वी आई प्लस इक्वल्स एस ओवर टी। अगले स्टेप में टी इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ था, एस आ गया था वी आई प्लस वी एफ ओवर टू मल्टीप्लाई बाय। अब वहां पे हमने ये कर दिया था कि इस वी एफ की वैल्यू पुट कर दी थी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करने जा रहे। यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगा, इस टू को उधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा टू एस इक्वल्स, रह गया वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय। यहां तक क्लियर है? हमने सिर्फ टू को क्या किया, उधर जाके पुट किया। अब मुझे ये पता है कि थर्ड इक्वेशन में ये टाइम ने नहीं रहना। शुरू वाली डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि कन्वेंशन ये कहती है कि यहाँ पे इस टी ने नहीं रहना। इस चीज का मतलब ये हो गया कि मैं दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को यूज कर लूँ। वो थी ए इक्वल वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब यहाँ से बेटा टी की वैल्यू क्या आती है देखिएगा जरा, ये ए इधर आ जाएगा और टी उसकी जगह ले सकता है ना। टी इक्वल्स वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए। आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर लो, टी की वैल्यू यही आती है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। इधर टी की जगह ये वैल्यू पुट की जा सकती है, हम यही वैल्यू पुट करते हैं, ये बनेगा बेटा टू एस इक्वल्स। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, मैं वी एफ को पहले लिख लूँ, कोई मसला तो नहीं है, वी एफ प्लस वी आई, क्योंकि ऐड हो रही है ना, इन टू टी की जगह उसकी वैल्यू है, वो क्या है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए। इस ए को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा टू ए एस इक्वल्स वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने वी एफ को पहले क्यों लिखा था। बेटा सपोज करें ये है ए और ये है बी, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, ये इक्वल होता था ए ए स्क्वायर स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जरा मुझे लिखवाएंगे फिर आप इसी फार्मूले को, टू ए एस इक्वल ए की वैल्यू क्या टू है, ए एस इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो पोजीशन को वेलोसिटी के साथ रिलेट करती है। क्लियर हो गया ये भी? यस सर। तो बेटा आपने इनको बाय फार्मूला किस तरह से ड्राइव करना है ये प्रैक्टिस करनी है। कल हम इनको इंशाल्लाह ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक से जाने से पहले इनसे रेलिवेंट जितने भी एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। सर, जी बच्चे। sir, please tell us about when acceleration will be linear and when it will be constant, please. अच्छा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को देख लेते हैं।
इससे पहले मुझे फिर वेलोसिटी पे आने दें, ताकि ये चीज़ थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूं। वेलोसिटी में दो चीज़ें देख लेते हैं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगा और दूसरा केस वेरिएबल कब। साथ में हमने देखना है एक्सेलरेशन को। ये भी यूनिफॉर्म कब होगा और वेरिएबल कब। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं हम। बेटा ये दोनों पहली चीज तो आपने याद रखनी है, चाहे एक्सेलरेशन लूं चाहे वेलोसिटी लूं, दीज आर वेक्टर्स। ये कौन सी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर्स हैं। अब एक वेक्टर क्वांटिटी कब यूनिफॉर्म होती है, पहले जर्नल कॉन्सेप्शन याद रखनी है। जब बेटा इनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे And और direction. इनका डायरेक्शन भी क्या रहे। अगर तो ये दोनों सेम रहते हैं तो फिर ये क्या रहती हैं, यूनिफॉर्म। अगली चीज ये वेरिएबल कब होती हैं, इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, इनका डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर ऊपर वाले दोनों ही चेंज हो जाए, बोथ साइमल्टेनियसली। तो फिर ये क्या बन जाती हैं, वेरिएबल। मतलब वेक्टर्स के लिए तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो गया फिर भी वेरिएबल, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया फिर भी वेरिएबल, और अगर दोनों चेंज हो गए फिर भी वेरिएबल। इसकी मैं आपको आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ। एसएचएम याद है, थोड़ा सा क्लास 10 में हमने पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, याद है बेटा। उसमें एक्सेलरेशन Yes, जो होता sir. था ना, वो नॉन यूनिफॉर्म था या वेरिएबल था, थोड़ा सा याद आया बेटा। ये क्यों वेरिएबल था, क्योंकि यहाँ इस केस के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता था। क्या चेंज होता था, सिर्फ मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता था। ये सिर्फ वो एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये लाजमी नहीं है कि दोनों इकट्ठे चेंज हो रहे हो, कोई एक चीज भी चेंज हो सकती है। तो उस एसएचएम में एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन वेरिएबल था, लेकिन डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहता था। अब आपको ये दो बेसिक चीजें याद Sir, but sir हमने एग्जांपल्स जो पढ़ी थी सिंपल पेंडुलम एंड बॉल वाली, उसमें हाँ डायरेक्शन चेंज होने दी थी सर, ए टू बी एंड बी टू ए। बेटा, आपको अगर एसएचएम के करेक्टरिस्टिक्स याद हो तो आपने एक बात लिखी थी, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, भूल गए। एक्सेलरेशन का बेटा उसमें डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, ये याद रखनी है बात। एसएचएम की करेक्टरिस्टिक में स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन में ये वर्ड लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसमें चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो हम एक्सेलरेशन बात कर रहे हैं ये किस वजह से था, रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर एक्ट करती थी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। न्यूटन सेकंड लॉ, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्लियर होगी बात। अब कॉन्सेप्ट याद रखना है। यस चलें सर। यहाँ पे आते हैं। अब ये तो क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी यूनिफॉर्म तब रहेंगे जब इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं एक पैराट्रूपर की। और बेटा ये पैराट्रूपर फ्री फॉल नीचे गिरता है, स्ट्रेट मोशन। ये कैसे आता है, ये डायरेक्ट ऐसे नीचे आ रहा होता है। बेटा जब पैराट्रूपर डाउनवर्ड मूव करता है ना, तो उस केस में उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, और वो एक मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आता है। तो उसकी जो वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है,
यूनिफॉर्म है। अब मैं दूसरी एग्जांपल देने जा रहा हूँ। क्लॉक हैंड, क्लॉक क्लॉक हैंड बोलते हैं बेटा घड़ी की सुई को। उसमें पहला हैंड होता है सेकंड हैंड, सेकंड्स वाली सुई को बोलते हैं मिनट हैंड एंड आवर हैंड। बेटा इन तीनों में से किसी भी हैंड को देख लो, एक सेकंड ने वाले हैंड ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है यूनिट टाइम में वो सेम रहता है। तो इन तीनों की स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है या नहीं रहती? सेकंड वाली की कभी चेंज होगी नहीं, मिनट वाली की कभी चेंज होगी। इन सब की स्पीड क्या रहती है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, बट इनका डायरेक्शन क्या होता है, एवरी मोमेंट चेंज हो रहा है। तो इस क्लॉक हैंड की वेलोसिटी को क्या मैं यूनिफॉर्म कहूंगा? नो, इसकी वेलोसिटी में क्या कहूंगा, वेरिएबल कहूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पहले वाला वेलोसिटी को लेके? दो एग्जांपल्स मैंने यस दी, सर। ठीक है। क्लॉक हैंड में चूंकि डायरेक्शन चेंज है, इवन मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेकंड हैंड की जो वेलोसिटी है क्या वो यूनिफॉर्म है, कहेंगे आप? उसकी लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि वेरिएबल है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब व्हाट इज एक्सेलरेशन? ये होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब ही मतलब टाइम होता है, टाइम के साथ वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है बट विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ये याद रखना है, डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिर वो लीनियर मोशन नहीं रहेगी, मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के पैरामीटर से बाहर जाने लगा। अब इस एक्सेलरेशन को समझते हैं। पहले वाला केस ही देखते हैं, पैराट्रूपर वाला। पैराट्रूपर डाउनवर्ड आया, उसका वेलोसिटी क्या था? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी था। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा फिर? ऑटोमेटिक क्लियर हो जाना चाहिए अब। यूनिफॉर्म होगा या उसका एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन बेटा उसका क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको जर्नलाइज कर लें, हम कह लेते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। इनका एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है। क्यों? इनका चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब एक और केस देखते हैं। एक कार है और वो एक रोड पे मूव कर रही है, स्ट्रेट रोड के ऊपर। उसका इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और कॉन्टिन्यूसली उसकी स्पीड इंक्रीज करती जा रही है। और इंक्रीज करके मैक्सिमम वैल्यू पे वो चली जाती है वो वाला 100 मीटर। पंखा ऑन कर दो। लेट्स सपोज वो 100 मीटर। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा मुझे ये बताओ कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड करें, तो आप कैसे निकालोगे? आप इसका एक्सेलरेशन निकालोगे इन एंड पॉइंट से, किन से निकालोगे? यस सर। ए। 100 - 5, जो टाइम दिया होगा उस पर डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर होगी बात? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, आपके पास क्या आ जाएगा? उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब आता हूं मैं वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर। बेटा अगर ऐसा हो जाए एक बॉडी अपना वेलोसिटी चेंज करे,
किस तरह से कि उसके इंक्रीज होने का रेट अनइक्वल हो, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। या इसको ये समझ लें, एक बॉडी अपना वेलोसिटी चेंज करे और उसके साथ अपना डायरेक्शन भी क्या कर ले, चेंज कर ले। अब वापस जाएं जरा क्लॉक हैंड वाली एग्जांपल के ऊपर। क्लॉक हैंड ये मूव कर रही है। अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा मुझे बताओ क्लॉक हैंड का एक्सेलरेशन कैसा होगा,